पश्चिम बंगाल के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब कोई सरकार एंटी रिलीजियस कन्वर्जन कानून बनाने जा रही है। लेकिन सवाल कि आखिर जो बंगाल की राजनीति दशकों तक सेकुलरिज्म, लेफ्टिज्म और ममता बनर्जी की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती रही, आज उस पश्चिम बंगाल में सरकार को एंटी रिलीजियस कन्वर्जन कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या फिर पिछले कई दशकों में बंगाल की जमीन पर कुछ ऐसा बदल चुका है जिसका असर अब सीधे वहां की राजनीति पर दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल सरकार एंटी रिलीजियस कन्वर्जन कानून क्यों बना रही है, इस समझने के लिए हमें 80 साल पहले 16 अगस्त 1946 की उस कहानी को समझना होगा जब कोलकाता की सड़कें खून से लाल थी। महज 72 घंटों के भीतर कोलकाता की सड़कों पर 4000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। लाखों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और इसे नाम दिया गया द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। इस नरसंहार का मकसद सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि बंगाल की डेमोग्राफी को बदलकर उसे पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था। फिर आया 1947 का पार्टीशन और बंगाल मजहबी बाहुलता के आधार पर दो हिस्सों में बंट गया और जन्म हुआ एक नए पश्चिम बंगाल का। यानी पश्चिम बंगाल के जन्म की बुनियाद ही डेमोग्राफी बदलाव और पहचान खोने के डर से हुई है और इसे आज बंगाल में 80 साल बाद फिर से जगाया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि विभाजन के बाद सवाल सिर्फ सीमा का नहीं था, आबादी का भी था। 1951 के आंकड़े देखिए, जहां 1951 में जो हिंदू आबादी बंगाल में 78% से भी ज्यादा थी, 2011 आते आते वो घटकर सीधे 70% पर पहुंच गई, जबकि मुस्लिम आबादी 19% से बढ़कर 27% को पार कर गई। यानी जिस बंगाल में कभी मजहबी डेमोग्राफी ने उसकी सीमाएं तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, आज उसी बंगाल की बदलती डेमोग्राफी एक बार फिर सियासी मुद्दा बन चुकी है। यही वो आंकड़े हैं जिन्होंने बंगाल के बहुसंख्यकों के भीतर अस्तित्व खोने के उसी पुराने डर को दोबारा से जिंदा कर दिया है और इसी डर ने जन्म दिया है एंटी कन्वर्जन बिल की मांग को। अब सवाल इस बात का था कि क्या आजादी के पहले या आजादी के बाद बंगाल में एंटी रिलीजियस कन्वर्जन जैसा कोई कानून था? जवाब है नहीं। आजादी के 79 सालों के इतिहास में पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों की तरह कोई भी एंटी कन्वर्जन लॉ लागू नहीं था। लेकिन अगर आप पूरे देश की बात करें तो एंटी रिलीजियस कन्वर्जन कानूनों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आजादी से पहले वर्ष 1930 और 1940 के आसपास जब देश में अंग्रेजों का राज था, तब हिंदू रियासतों को यह डर सताने लगा था कि ब्रिटिश मशीनी गरीब और आदिवासियों का धर्मांतरण करा रहे हैं। इसीलिए 1936 में रायगढ़ रियासत ने रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट बनाया। 1942 में पटना रियासत ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू किया। इसके बाद सरगुजा 1945, उदयपुर 1946, कोटा और जोधपुर जैसी रियासतों ने भी सख्त कानून बनाए। लेकिन जब आजादी के बाद केंद्र सरकार संसद में ऐसा कानून नहीं ला सकी तो राज्यों ने खुद मोर्चा संभाला और 1967 में उड़ीसा देश का पहला राज्य बना जिसने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। 1968 में मध्य प्रदेश और आज उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे 10 से ज्यादा राज्यों में ये कानून लागू हो चुके हैं। लेकिन जिस बंगाल में आजादी के 34 साल वामपंथियों ने और उसके बाद करीब 15 साल ममता बनर्जी ने राज किया, वहां अचानक इस कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, बल्कि 2011 के बाद बंगाल में बदली उस राजनीति में छिपा है जहां एक तरफ तेजी से बदलती डेमोग्राफी थी और दूसरी तरफ ममता सरकार पर लगते तुष्टीकरण के आरोप थे। सत्ता संभालने के करीब एक साल बाद ममता सरकार ने राज्य के इमामों को 2500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की। विपक्ष ने इसे सरकारी पैसे से खास मजहब को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन ममता सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि 2013 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और यहीं से बंगाल में एक ऐसी सियासी लड़ाई शुरू हुई जिसमें एक तरफ ममता बनर्जी की अपनी सेकुलर पॉलिटिक्स थी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी इसे माइनॉरिटी अपीजमेंट का नाम देकर बंगाल की जमीन पर अपना राजनीतिक आधार मजबूत करती चली गई। लेकिन इमाम भत्ता तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ वर्षों में ममता सरकार के कई ऐसे फैसले और विवाद सामने आए जिन्होंने तुष्टीकरण के इस आरोप को बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बना दिया।
और फिर आया 2026 का वो चुनाव जिसने बंगाल की पूरी सियासी तस्वीर ही बदल दी। जिस बीजेपी को कभी बंगाल की सत्ता से कोसों दूर माना जाता था, उसने उसी जमीन पर अपनी सरकार बना ली। जिन मुद्दों को बीजेपी वर्षों तक विपक्ष में रहकर उठाती रही, अब उन्हीं मुद्दों को कानून का शक्ल देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड और अब एंटी रिलीजियस कन्वर्जन कानून उसी का हिस्सा है। यानी करीब 80 साल बाद कहानी एक बार फिर उसी सवाल पर आकर खड़ी हो गई है, मजहब, पहचान और डेमोग्राफी। लेकिन फर्क इतना है कि 1946 में इन्हीं सवालों के बीच बंगाल की जमीन पर एक लकीर खींची गई थी, लेकिन आज इसी डर के पीछे एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एंटी कन्वर्जन लॉ कितना सख्त होगा, सवाल यह है कि क्या ये कानून वास्तव में जबरन, धोखे, प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को रोकने की जरूरत से पैदा हुआ है, या फिर बदलती डेमोग्राफी और वर्षों की तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों ने बंगाल की राजनीति को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सरकार बदलने के बाद अब कानूनों की दिशा भी बदल रही है।